हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। आई होप आप सभी ने ये पहले टॉपिक पढ़ा होगा। इसके बारे में आज हम ब्रीफ में देखेंगे कि एग्जामिनर यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन बनाता है और क्या-क्या आपको अच्छे से डिटेल से इसके बारे में पता होने चाहिए। तो देखो, ओवरव्यू अगर सभी को ही पता है तो आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आएगा। अगर जिसको नहीं भी है पता, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ और बताता हूँ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। देखो, नाम से ही क्लियर है कि वाइल्ड लाइफ में हमारे पास जितने भी जंगलों में चीज़ें जो पाई जाती हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और ये एक्ट आया कब था, 1972 में। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भी आया था, बट वो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम स्पेशली ही फोकस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया कि वाइल्ड लाइफ हमारे पास जंगलों में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और ये एक्ट आया कब, 1972 में। ये क्यों आया था एक्ट, पहली बात तो ये है, देखो किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था। मतलब जितनी भी आपके पास जंगलों में चीजें पाई जाती हैं उनको प्रोटेक्ट करने की इनिशिएट यहाँ पर सबसे पहले सरकार लेती है। तो होता क्या है, हमारे पास 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या किया जाता है, वॉज इस्टेब्लिश्ड अ लीगल फ्रेमवर्क। एक क्या ये इस्टेब्लिश्ड करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर ये इस्टेब्लिश्ड करता है फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज and the management of their habitats and the restriction and control of the trade in these items। मतलब क्या है इसके बोलने का कि ये क्या कह रहा है हमारे पास कि वाइल्ड लाइफ में हमारे पास जितने भी एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना, प्लांट की स्पीसीज जितने भी मिलती हैं उनको हमने मैनेज करना है और रिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल करना है इन द ट्रेड इन दिस आइटम्स, कि इन आइटम्स को क्या नहीं किया जाए, बाहर की मार्केट में इनको चोरी छुपे ना बेचा जाए। ठीक है। और इनके ऊपर क्या लगाई जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। ताकि हो क्या रहा है, देखो जितने भी आपके पास एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे लोग उनको क्या करते हैं, मारते चलते हैं और धीरे धीरे वो खत्म होती चलती हैं। तो वो आ जाती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में। कोई भी स्पीसीज होगी, मान लो कोई टाइगर है या कोई कुछ है, तो उसको अगर लोग धीरे धीरे मारेंगे तो क्या आने लग पड़ेगी, उसकी वैल्यू या उसकी जो नंबर है उसके कम होने लग पड़ेंगे। और फिर एक बैलेंस जो हमारा इन्वायरमेंट का रहता है वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट में दिक्कत देखने को मिलेगी। तो एक पूरे के पूरे हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको क्या करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं। और इसीलिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास कब आता है, 1972 में। और ये क्या आपके पास करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स एंड प्लांट्स के सारी की सारी स्पीसीज को। ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक सी बात यहाँ पर पता लगी होगी कि कब आया और इसमें क्या था। तो लेजिस्लेशन जो आता है, जो एक्ट यहाँ पर जो आता है, मैंने अभी आपको बताया, दिस एक्ट ऑल्सो इंक्लूड शेड्यूल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एंड द ओवरसाइट। इसमें क्या क्या बात बोली गई कि सरकार क्या करेगी, अब इसमें इंडल्ज होगी एनिमल्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और पूरी की पूरी एक लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें हम रखेंगे कि कौन सी स्पीसीज हमारे पास कम हो रही है या किस स्पीसीज को कहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारी बातें यहाँ पर इनलिस्टेड यहाँ पर की गई भारत सरकार के द्वारा 1972 में। और सबसे पहले जब 1972 में ये एक्ट आता है तो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, जो स्टेट है, इसको एग्जेम्प्टेड रखा जाता है। बट बाद में आपके पास जम्मू कश्मीर को भी इस एक्ट में क्या कर लिया गया था, इंक्लूड कर लिया गया था। तो फॉर्मली जो जम्मू कश्मीर था वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जम्मू कश्मीर जो था पहले ये एग्जेम्प्टेड रखा गया था, मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया गया था किसमें, 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। बट बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब जम्मू कश्मीर का आता है तो जम्मू कश्मीर इज नाउ अंडर द आपके पास इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था तो उसके बाद क्या कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को भी हमने इंक्लूड कर लिया था किसमें, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में।
ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में कि ये जो भारत सरकार जो बात करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के बारे में, क्या हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बातें कही गई हैं? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशंस का आपके पास इसका जो भी आपको शैडो जो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, सबसे पहले आप सभी को ही पता होगा याद रखने वाली बात 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बहुत ही बेसिक सी बात है और इजीली से आप इसको यहाँ पर ख्याल पे रख सकते हो, याद सिंपल ही आपको यहाँ पर रह जाएगा। तो जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यहाँ पर होता है तो उसमें क्या कहा जाता है, सबसे पहली बात कि फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कि फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब था क्या, जब 42वां संविधान 1976 में 1976 में जब आया तो उससे पहले जब 1972 में जब आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन था कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, बर्ड्स की स्पीसीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, स्टेट का। मतलब ये अथॉरिटी या पावर किसके पास थी, स्टेट के पास थी। बट जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया गया तो उसमें क्या कहा गया कि हमारे फॉरेस्ट्स, हमारे जंगल और आपके पास क्या जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस में जितनी भी मतलब आपके पास एक तो फॉरेस्ट हो गए और दूसरी बात किसकी हुई हमारे पास वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स की स्पीसीज के बारे में, इन सब को भी प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा अब स्टेट का ना होकर किसका होगा, कॉन्करेंट का। आई होप आप सबने कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल बेसिक सी बात कि पहले ये काम था स्टेट का बट अब है किसका, कॉन्करेंट का। कॉन्करेंट मतलब स्टेट और आपके पास जो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है वो मिलकर काम यहाँ पर करेगी। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले जो आपके पास 1976 1976 से पहले जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एनिमल और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम था वो पहले था स्टेट का, बट अब ये काम किसका हो गया है, स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों ही इसके ऊपर रूल बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या बात मानी जाएगी। आई होप आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली हुई है ऑस्ट्रेलिया के आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या कहा गया कि एक होगी आपके पास स्टेट लिस्ट और एक जो हमारे पास है यूनियन लिस्ट। तो दोनों को मिलाकर एक लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब जिसमें स्टेट भी के फैसले भी होंगे, स्टेट की पावर भी होगी और साथ साथ में यूनियन की पावर भी होगी। बट बात किसकी मानी जाएगी, यूनियन की बात, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। ये पॉलिटी का पोर्शन है, मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो अभी अगर पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट किसके अंडर है तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर ये आते हैं। दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 51A का पोर्शन जी या आर्टिकल 51A का जो पार्ट जी है उसमें देखने को मिलता है। और सभी को ही पता होगा आर्टिकल 51A क्या बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A पार्ट जी में क्या कहा कि इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि ये क्या है हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की। क्या है हमारी ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। की हमारी ड्यूटी है क्या कि हम क्या करें, अपने जंगलों को और एनवायरनमेंट को क्या करें, बचाएं। आर्टिकल 48 आई होप आपने गांधीयन प्रिंसिपल में जरूर पढ़ा होगा डीपीएसपी में। तो आर्टिकल 48A क्या बोलता है कि इन द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेट करता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट। ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि आप क्या करो, आपके पास कि हमारे पास प्रोटेक्ट किए जाएं एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री जो हमारे पास जो रिस्पेक्टिव स्टेट जो भी होंगे वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी कंट्री क्या मतलब कंट्री में जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे उसको क्या करेगा,
प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में सरकार को मतलब राज्य सरकार को या स्टेट को ये ड्यूटी दी गई कि आप क्या करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। हर एक लोगों को मतलब आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी ये है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मैंने आपको बता ही दिया कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन है वो अब किसके अंडर, किस लिस्ट के अंडर काम करती है, वो करती है आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। मतलब जो भी आपके पास जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बनाए जाएंगे। बट अगर दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या होगी, हाई अथॉरिटी यहाँ पर कहलाएगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देखो अमेंडमेंट एक्ट 2022 में हुआ। देखो 9 अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं बट उसमें जो सबसे लेटेस्ट जो हुआ है वो 2022 का हुआ है। और इसमें क्या कहा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2022 का जो अमेंडमेंट एक्ट था इसमें क्या कहा गया कि द नंबर ऑफ द शेड्यूल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4। मतलब बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट 2022 इट हैज 6 शेड्यूल। ठीक है, इट हैज 6 शेड्यूल। मतलब इससे पहले इसमें 6 लिस्ट थी, 6 शेड्यूल थे इसमें। बट जब आपके पास 2022 का अमेंडमेंट एक्ट जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आता है तो इसमें 4 शेड्यूल यहाँ पे रखे गए हैं। 4 शेड्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जितनी भी बातें हैं उनको क्या रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है, उनको शेड्यूल यहाँ पर किया गया है। पहले 6 शेड्यूल थे बट अब कितने शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल हैं। और 6 से 4 कब हुए हैं आपके पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। शेड्यूल 1 में क्या कहा गया, कंटेनिंग द एनिमल स्पीसीज एंजॉयिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 1 में वो एनिमल रखे गए जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, दूसरा स्टेज 2 शेड्यूल 2 में क्या कहा गया, लेस डिग्री। ठीक है, लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, जिनको थोड़ी कम यहां पर जरूरत है। शेड्यूल 3 में क्या कहा गया, फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट एंड स्पीसीज, की जो प्लांट और स्पीसीज है उनको क्या किया जाए, बचाया जाए। शेड्यूल 4 में क्या कहा गया, स्पेसिमेन अंडर द साइट्स। आपको पता है कि एक साइट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये आपके पास ये है। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियोस मिलेगी वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, ये बॉर्न कन्वेंशन क्या है, साइट्स क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो उसके लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में आपको फुल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाए। तो साइट्स में जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं उसको हमने कहाँ पे रखा गया है, शेड्यूल 4 में रखा गया है। और इसी अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात 2022 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, इसमें क्या कहा गया था कि एलिफेंट्स को, जो हाथी होंगे, में यूज्ड फॉर द रिलीजियस और एनी अदर पर्पस अकॉर्डिंग टू द एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि हाथियों को रिलीजियस पर्पस से यहां से यूज कर सकते हैं एंड एनी अदर पर्पस अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब ठीक है, मतलब कोई भी अगर उनको जरूरत लगेगी तो हाथियों को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, हाथियों को मारने वगैरह का यहाँ पर था। अभी आपने सुना होगा अफ्रीका की कुछ कंट्री ने यहाँ पर एलिफेंट्स को मारा था, तो उनके ऊपर मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस वगैरह नहीं था। तो यही मतलब पूरा वो तो अलग गवर्नमेंट है, अलग उनके एक्ट्स हैं। बट फिर भी अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि एलिफेंट्स को वहां पर मारा गया था रिसेंटली में अफ्रीका में। तो एलिफेंट को कहा गया है कि रिलीजियस पर्पस से यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड एनी अदर पर्पस अकॉर्डिंग टू द एक्ट। मतलब इस एक्ट में जो बातें कही गई हैं एलिफेंट्स में, उसके अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट समझ आया होगा 1972 का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर्स के बारे में, एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में। ठीक है, तो उन सब वीडियोस के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।